वीर आगे बढ़कर सिल्वर फॉक्स के उस एग को उठा लेता है। वीर उसे लेकर अपने कमरे में जाता है और एक अच्छे से गर्म जगह देखकर वहां पर सिल्वर फॉक्स के एग को रख देता है। उसके बाद वीर भी बहुत ज्यादा थक गया था, इसलिए वीर भी वहीं पे बिस्तर पे सो जाता है। वीर के बिस्तर पे लेटते ही वीर को बहुत गहरी नींद आ जाती है। वीर सोया हुआ था, इतने में वीर को कुछ सपने में आने लगता है। वीर के सपने में वीर उसी समय में था जब वीर अपने दोस्तों के बहकावे में आकर अपने घर के कागजात को चुराने के लिए अपने रिलेटिव्स के घर गया था और वहां पकड़ा गया था। और तो और तभी उसके रिलेटिव्स वहां पर पुलिस को बुलाने वाले थे। इतने में वीर को दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और वीर मुंह के बल नीचे जमीन पे गिर जाता है। वीर अपने बिस्तर से गिर गया था और दरवाजा का आवाज वीर के कमरे के बाहर से आ रहा था। कौन है यार, आ जाओ, अंदर आ जाओ। वीर अपने नाक पे हाथ रखते हुए दरवाजे की तरफ देखते हुए कहता है। वीर के इतने अजीब आवाज को सुनकर लोन बाबू अंदर आता है और फिर क्या हुआ वीर, ठीक तो हो ना? तुम्हारी आवाज को सुनकर ऐसा लगा जैसे तुम। लोन बाबू इतना कह रहा होता है, इतने ही में वीर लोन बाबू की बात काट देता है और फिर वो सब कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। क्या हुआ, कुछ काम था क्या? वीर लोन बाबू से कहता है, इसका पहले से बुलावा आया है मुझे, तुम्हें और ईसा को। हमें किसी मिशन पे जाना है। एक्चुअली में स्काई पैलेस और बुद्धा और ड्रैगन्स भी इस प्लेनेट को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। एक्सप्लोर करना तो बहाना है, जो पहले इस प्लेनेट पे ओबे करेगा वो इस प्लेनेट का ओनर बन जाएगा। और तुम्हें पता है भी, इंफॉर्मेशन ये मिली है कि उस प्लेनेट पे बहुत सारे रिसोर्सेस हैं और तो और उस रिसोर्सेस से आसानी से बहुत सारे लोग किंग या फिर हाफ डिफाइड तक पहुंच सकते हैं। लोन बैम्बू वीर को कहता है। लोन बैम्बू की बात सुनकर वीर लोन बैम्बू से बस इतना ही कहता है कि उन्हें कब निकलना है। कुछ देर में स्काई पैलेस का एयरक्राफ्ट हमें पिकअप करने आएगा वीर, लोन बैम्बू वीर से कहता है। लोन बैम्बू की बात सुनकर वीर जल्दी जल्दी खड़ा होता है। क्या 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 कह रहे हो? थोड़ी देर में? ठीक है, मैं जल्दी तैयारी कर लेता हूँ, तुम जाओ और तुम भी तैयार हो जाओ, वीर लोन बैम्बू से कहता है। उसके बाद लोन बैम्बू उस कमरे से चला जाता है। वीर अपने कमरे को बंद करता है और अपने आप को फ्रेश कर लेता है। कपड़े पहनने के बाद वीर की नजर सिल्वर फॉक्स के एग पे जाती है। वो एग वीर की तरफ मुड़ के गिरा हुआ था। तुम्हें भी साथ चलना है क्या? तुम मुझे सुन सकते हो सिल्वर फॉक्स? वीर सिल्वर फॉक्स से कहता है, जो कि उस एग के अंदर था। वीर कितना कहते ही वो एग हल्का हल्का हिलने लगता है, लेकिन वीर यही सोच रहा था कि वो वीर उस नाजुक एग को कहाँ रख कर ले जाएगा। इसे मैं कहाँ ले जाऊंगा, और क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा भी है तो मैं इसे कैरी कैसे करूंगा, वीर मन ही मन सोचता है। उसके बाद वीर अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है और अपने डेस्टिनी टावर को बुला लेता है। वीर अपने डेस्टिनी टावर को बुलाने के बाद सिल्वर फॉक्स के एग को उसके अंदर सेफली रख देता है। उसके बाद वीर पूरी तरीके से तैयार हो जाता है और पैलेस के हॉल रूम में जाकर बैठ जाता है। वहां पर लोन बैम पैलेस के बाहर झांककर उस एयरक्राफ्ट का इंतजार कर रहा था। वैसे अगर हम उस प्लेनेट पे कब्जा कर ले तो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, है ना? वीर लोन बैम्बू से पूछता है। हाँ सही कहा, शायद मैं भी हाउ डिफाइड बन जाऊं और यहाँ तक कि ये भी हो सकता है कि तुम भी डिफाइड बन जाओ, लोन बैम्बू वीर से कहता है। तब तो उस प्लेनेट पे कब्जा करना ही होगा, वीर लोन बैम्बू से कहता है। हाँ वो तो है, लेकिन ये आसान नहीं होगा वीर, वहां पर टॉप एलिट्स ही आएंगे सिर्फ, जैसे कि मैं, तुम, ईसा और ड्रैगन वन, समझ रहे हो, ड्रैगन वन, लोन बैम्बू वीर को कहता है। ठीक है, देख लेंगे। वीर को इतना कैजुअली कहता हुआ देखकर लोन बैम्बू थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि ड्रैगन वन बहुत खतरनाक आदमी था। डिस्ट्रॉयर, उसके एलिट्स वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक थे, और वहां पर तो डिस्ट्रॉयर का सबसे टॉप एलिट आने वाला है, जो कि डिस्ट्रॉयर का मेन लीडर है। और रही बुद्धा की बात, तो बुद्धा को तो ईसा ने ठिकाना लगा दिया है। बुद्धा का किंग जो वहां आ रहा था वो आएगा, लेकिन वीर और ईसा से दूर ही रहेगा। वीर को ये बात पता थी। उसके बाद वीर ये सब सोचता है। फिर कुछ देर बाद
वीर को बाहर से एयरक्राफ्ट की उड़ने की आवाज आती है। वीर बाहर जाके देखता है। वीर को ऊपर आसमान में वो एयरक्राफ्ट वीर के प्लैनेट के ठीक बाहर दिखता है, जहां पर वो शील्ड वीर के प्लैनेट को प्रोटेक्ट कर रहा था, इसलिए वो एयरक्राफ्ट अंदर नहीं आ सकता था। वीर और लोन बैम्बू जल्दी से उड़कर उस एयरक्राफ्ट के पास जाते हैं। एयरक्राफ्ट के पास पहुंचने के बाद लोन बैम्बू और वीर उस एयरक्राफ्ट में बैठ जाते हैं और स्काई पैलेस से निकल जाते हैं। वीर ने जब उस एयरक्राफ्ट को देखा था, तब उस एयरक्राफ्ट के ऊपर स्काई पैलेस का ऑफिशियल सिंबल बना हुआ था, जो ये कंफर्म करता था कि वो एयरक्राफ्ट स्काई पैलेस वालों की तरफ से ही आया है। अब क्योंकि वीर उस एयरक्राफ्ट से बहुत धीरे धीरे स्काई पैलेस पहुंच रहा था, इसलिए वीर अपने बैठे बैठे ही सो जाता है। कुछ देर बाद वीर को कोई उठाता है। वीर उठ जाओ, हम पहुंच गए हैं। वीर, तुम पागल हो गए हो क्या? इतना ज्यादा कौन सोता है? जब मैं तुम्हारे रूम में आया था तब भी तुम सो रहे थे। तुम इतनी देर कब तक सोओगे? लोन बैम्बू वीर को जल्दी से हिला हिला के उठाता है। लोन बैम्बू ने अभी तक वीर को इतनी बार स्लैप कर दिया था कि वीर को कुछ पता ही नहीं चला था। क्या हुआ, हम पहुंच गए क्या? वीर लोन बैम्बू से पूछता है। हाँ, दिख नहीं रहा है क्या? सामने देखो, लोन बैम्बू वीर को कहता है। वीर अपने आंखों पे हाथ फेरता है, मतलब अपने आंखों को मीटता है, ठीक है, जो भी है। उसके बाद बाहर देखता है। वीर को बाहर स्काई पैलेस का एयरपोर्ट दिखता है, जहां पर वो एयरक्राफ्ट खड़ा था। उसके बाद वीर और लोन बैम्बू एयरक्राफ्ट से उतरते हैं और स्काई पैलेस के हॉल रूम की तरफ जाने लगते हैं। वीर और लोन बैम्बू सीधे स्काई पैलेस के लीडर के पास पहुंच गए थे। वहां पर स्काई पैलेस का लीडर ईसा से कुछ बात कर रहा था। स्काई पैलेस का लीडर वीर और लोन बैम्बू की तरफ बिना देखे ही, तुम दोनों आगे चलो, हमें ज्यादा देरी नहीं करनी होगी, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हमसे पहले बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन वहां पहुंच चुकी है और ऑलरेडी उस प्लैनेट को एक्सप्लोर कर रही है, तो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। और हाँ वीर, मुझे तुमसे एक पर्सनल बात करनी है, लेकिन वो सब कुछ ये सारे काम खत्म होने के बाद, ठीक है? स्काई पैलेस का किंग वीर को देखते हुए कहता है, ठीक है। वीर भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहता है। उसके बाद वीर एक जगह जाके बैठ जाता है, क्योंकि स्काई पैलेस के किंग वहां पर कुछ तैयारी कर रहे थे। वो ईसा को कुछ दे रहे थे और लोन बैम्बू को भी। उसके बाद स्काई पैलेस के किंग एक दरवाजे की तरफ जाते हैं, जो कि सफेद रंग का बना हुआ था। वो बहुत बड़ा दरवाजा था। स्काई पैलेस के किंग उसे खोलते हैं और सामने से बहुत तेज रोशनी आती है। स्काई पैलेस के किंग उसके अंदर चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे ईसा और ईसा के पीछे लोन बैम्बू। फिर वीर भी धीरे धीरे और आहिस्ते आहिस्ते लोन बैम्बू के पीछे पीछे बिना डरे अंदर घुस जाता है। वीर जैसे अंदर घुस जाता है, वीर की आंखें शौक और हैरानी से खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वीर के सामने उस छोटे से दरवाजे के, मतलब उस दरवाजे के अंदर, जो कि वीर को लग रहा था एक कमरा है, उसके अंदर बहुत बड़ा स्टेडियम था और वहां पर बहुत सारे डरावने जेट्स रखे हुए थे, बहुत खतरनाक एयरक्राफ्ट जेट्स, जिसे देखकर लग रहा था कि वो एक जेट ही किसी प्लेनेट को खत्म करने के लिए काफी है। इतने ही में ईसा वीर को देखती है और फिर, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो सबका, जल्दी आकर बैठो, सुना नहीं, हमारे पास समय नहीं है। ईसा वीर को देखते हुए कहती है। वीर भी जल्दी से उसी एयरक्राफ्ट में बैठ जाता है जिसमें ईसा और लोन बैम्बू थे। उसके बाद जैसे ही एयरक्राफ्ट उड़ने वाला होता है, उतने ही में एयरक्राफ्ट को कोई रोक देता है। उस एयरक्राफ्ट को रोकने वाला स्काई पैलेस का किंग था। फिर स्काई पैलेस का किंग एयरक्राफ्ट के अंदर आ जाता है और फिर, देखो मुझे वीर से कुछ काम है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे साथ उस मिस्टीरियस प्लेनेट के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां पर सिर्फ 3 एलिट्स ही जा सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन से 3 एलिट्स हायर करके गए हुए हैं, उनमें से उनका किंग भी शामिल है। लेकिन क्योंकि ईसा तुम गॉड बीइंग बन चुकी हो, इसलिए तुम मुझसे ज्यादा वर्दी हो वहां जाने के लिए, इसलिए मैं तुम्हारे साथ वहां नहीं जा सकता। और तो और मेरा ये एयरक्राफ्ट तुम्हें पूरा का पूरा उस प्लैनेट तक नहीं पहुंचा सकता है। स्काई पैलेस का किंग उन सबको समझाते हुए कहता है और फिर वीर को लेकर उस एयरक्राफ्ट में बने हुए एक रूम में चले जाता है। उसके बाद स्काई पैलेस का किंग चारों बगल देखता है, ये कंफर्म करने के लिए कि उसकी बातें कोई नहीं सुन रहा है।
वीर, क्या चल रहा है? स्काई पैलेस का किंग वीर से पूछता है। वीर को पता था कि स्काई पैलेस का किंग क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। वीर ये बताने वाला होता ही है कि वो बुक जलकर खाक हो गई है या फिर कहीं चली गई है गायब होकर। इतने ही में स्काई पैलेस का किंग, छोड़ो, तुम्हें पता है वो जो पेंटिंग, मतलब वो जो स्काई पैलेस के असली लीडर की पेंटिंग थी, वो वहां से गायब है। जब मैं वहां देखने गया था मुझे वहां से रोशनी दिख रही थी। जब मैं उसके पास गया तब वो पेंटिंग वहां से गायब हो गई। स्काई पैलेस का लीडर वीर से कहता है, वहां पर उस पेंटिंग का कोई साइन ही नहीं था। वहां पे एक्चुअली जिस दीवार पे वो पेंटिंग बनी थी, वो पूरा का पूरा दीवार ही वहां से गायब हो गया था। स्काई पैलेस का लीडर वीर से कहता है। स्काई पैलेस का किंग ये बात वीर से बाद में भी कर सकता था, लेकिन उसके दिमाग के अंदर इतने सारे कंफ्यूजिंग थॉट्स आ रहे थे, इसलिए वो वीर से बात करने के लिए सीधे एयरक्राफ्ट में ही आ गया था। एक्चुअली में जो उस पेंटिंग के साथ हुआ वही उस बुक किताब के साथ भी हुआ। वीर स्काई पैलेस के किंग से कहता है, मुझे लग ही रहा था, क्योंकि वो पेंटिंग और वो किताब दोनों एक साथ जुड़े हुए रहते हैं। स्काई पैलेस का किंग वीर से कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी वो बहुत पुरानी बात है और पुरानी चीजों को लेकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। स्काई पैलेस का किंग वीर से कहता है और वीर के कंधे पर हाथ मारता है। स्काई पैलेस का किंग ऐसा करके वीर को यह दिखाना चाहता था कि उससे कोई परेशानी नहीं है उस किताब पे चले जाने से। उसके बाद वीर और स्काई पैलेस के किंग भी अपने अपनी जगह पे आकर बैठ जाते हैं। स्काई पैलेस का किंग उस प्लेनेट के बारे में और अच्छे से उन तीनों को समझा देता है। कुछ देर बाद एयरक्राफ्ट बीच हवा में ही रुक जाता है। वीर को बाहर बहुत सारे एयरक्राफ्ट वीर के एयरक्राफ्ट के आगे रोके हुए दिखते हैं। वो सब स्काई पैलेस के एयरक्राफ्ट को रोक कर खड़े थे। थोड़ी देर बाद उस एयरक्राफ्ट में से एक एयरक्राफ्ट से आवाज आती है कि आप इससे आगे नहीं जा सकते हैं। अगर आप अपने एयरक्राफ्ट में और भी बहुत सारे लीड्स को छिपा कर ले जा रहे हैं तो मैं वार्निंग दे रही हूँ, आप यहीं पर उतर जाइए। सारे एयरक्राफ्ट में से एक एयरक्राफ्ट के माइक से ऐसी आवाज आती है। स्काई पैलेस का किंग अपने एयरक्राफ्ट का माइक उठाता है और कुछ बोलना शुरू कर देता है। हमारे साथ बस 3 एलिट्स हैं और एक ड्राइवर और एक मैं। हमारे 3 एलिट्स वहां जाएंगे, ईसा, वीर रहेजा और लून बैम्बू। स्काई पैलेस का किंग उन बाकी एयरक्राफ्ट के सामने देखते हुए कहता है। कुछ देर बाद वीर, ईसा और लून बैम्बू को खाली स्पेस में वो एयरक्राफ्ट उतार देता है। सुनो, तुम तीनों को यहाँ से अकेले जाना होगा, हम भी इससे आगे नहीं जा सकते हैं। स्काई पैलेस का किंग वीर, ईसा और लून बैम्बू को देखते हुए कहता है। उसके बाद वो बाकी के एयरक्राफ्ट वीर, ईसा और लून बैम्बू को वहां से रास्ता गाइड करते हुए ले जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद वो भी एक स्पेसिफिक जगह पे आके रुक जाते हैं। सॉरी सर, लेकिन इसके आगे आपको खुद ही जाना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर इस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए हायर किया गया है। वो एयरक्राफ्ट के अंदर से ऐसी आवाजें आना शुरू हो जाती हैं और उसके बाद वो एयरक्राफ्ट वहां से चली जाते हैं। अच्छा ही हुआ ये चले गए, इनकी वजह से मुझे कछुओं की चाल चलनी पड़ रही थी। ईसा उन एयरक्राफ्ट की तरफ देखते हुए कहती है। ईसा ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा स्लो थे और ईसा एक गॉड विंग थी, जिसके कारण वो काफी ज्यादा तेज उड़ सकती थी, लेकिन ईसा को उस एयरक्राफ्ट के पीछे पीछे उड़कर जाना पड़ रहा था। सही कहा, वीर भी ऐसे कहता है और उसके पीछे से 2 खतरनाक और सफेद चमकते हुए विंग बाहर आ जाते हैं। हाँ, तुम लोग तो उड़ के चले जाओगे, मैं कहाँ से जाऊंगा? लून बैम्बू वीर और ईसा से कहता है। टेंशन मत लो दोस्त, तुम्हारे लिए भी मेरे पास एक सवारी है। वीर इतना कहता है और वीर के इतना कहते ही लून बैम्बू के सामने एक क्वीन बी अपीयर होना शुरू हो जाती है। वो बहुत बड़ी मधुमक्खी थी जिसके ऊपर लून बैम्बू चढ़ गया था। लून बैम्बू को पता था कि वो क्या है, इसलिए वो ज्यादा सवाल नहीं कर रहा था और सीधे चढ़ गया था उसके ऊपर। ईसा उसे देखकर थोड़ा हैरान होती है, लेकिन वो ह्यूमंस को नहीं जानना चाहती थी, इसलिए वो चुप रहती है। तुम सब सच में बहुत अजीब हो, ईसा वीर की तरफ देखकर कहती है और फिर वहां से तेजी से उड़कर जाने लगती है। वीर भी ईसा के जितने स्पीड को मेंटेन करके उड़ता है और वीर के पीछे पीछे वो क्वीन बी जो लून बैम्बू को लेकर आ रही थी, वो वीर से थोड़ी ही पीछे थी क्योंकि वो डिफाइड विंग थी। कुछ देर बाद वीर, ईसा और लून बैम्बू वहां पर पहुंच जाते हैं।
वीर, ईशा और लोन बैम्बू को सामने एक हरा भरा प्लेनेट दिखता है, जहां पर वीर को साफ साफ एक जगह चमकती हुई रोशनी दिख रही थी। वो चमकती हुई रोशनी दिख रहे हो, वहीं पे जरूर उन सबका बेस होगा और हमें भी वहीं जाकर सबसे पहले रिपोर्ट करना होगा। ईशा वीर और लोन बैम्बू को देखते हुए कहती है। वीर और लोन बैम्बू भी अपनी गर्दन को हाँ हिलाते हैं और ईशा के पीछे पीछे जाने लगते हैं। कुछ देर बाद वीर, ईशा उस प्लेनेट के और भी करीब पहुंच जाते हैं। वीर देखता है कि वो पूरा प्लेनेट पूरे हरे पत्तों और बड़े बड़े पेड़ों से बना हुआ है, जिस पे बहुत सारे बड़े बड़े फ्रूट्स उगे हुए हैं और पके हुए थे, जिनमें से एकदम मनमोहक खुशबू आ रही थी। उसके बाद वीर, लोन बैम्बू और ईशा उस बेस पे पहुंचते हैं जहां पर उन्हें पहुंचना चाहिए था। वहां पर चारों बगल लाइट जल रही थी। वहां पर वीर को काफी सारे लोग दिखते हैं। वैसे इनमें से तो कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं। डिस्ट्रॉयर है, बुद्धास है एंड ड्रैगन्स भी हैं। और इतनी सारी रेसेस यहाँ क्या कर रही हैं? वीर मन ही मन सोचता है। फिर वीर ईशा की तरफ देखता है। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। ये सारी रेसेस इस बात के लिए कंफर्म है कि वो सब इस प्लेनेट को ऑन नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो बस यहाँ पर कुछ गुडीज हासिल करने आए हैं। ईशा वीर से कहती है, क्या मतलब? वीर ईशा से पूछता है। वक्त के साथ समझ जाओगे, मतलब सॉरी, वक्त के साथ समझ जाओगे, ईशा वीर से कहती है। ईशा के बात सुनने के बाद वीर समझ जाता है कि ईशा ठीक ही कह रही है। वो अब यहाँ आ चुका है तो उसे सब कुछ पता चल ही जाएगा। वैसे नाइट क्वीन, क्या आप जानती हैं कि मेरा मतलब है कि इस प्लेनेट को जो भी चाहे वो फाइट करके मतलब अपने लिए ले सकता है, लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ इतने कानून के साथ कैसे हो रहा है? मतलब क्या इन सब से भी कोई बड़ी पावर है जो इन्हें ऐसा करने से मजबूर कर रही है? लोन बैम्बू नाइफ क्वीन की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ है ना, और वो तुम्हारे इस वीर रजा का दोस्त भी है। उनमें से एक तो यहाँ मिलेगा भी। चलो मैं मिलवाती हूँ। ईशा वीर और लोन बैम्बू की तरफ देखते हुए कहती है। लोन बैम्बू के दिमाग में यही बात चल रही थी कि वहां पर वो एयरक्राफ्ट उन्हें क्यों रोक रहा है और सब कुछ इतने ज्यादा कानून के साथ कैसे चल रहा है। भाई लोग, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप प्लीज टेलीग्राम पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है? एंड जिसको समझ आ गया वो टेलीग्राम पे बता देना, ठीक है? किसी को समझ नहीं आया तो एंड मैं भी बताऊंगा। उसके बाद वी, लोन बैम्बू और ईशा एक टेंट की तरफ जाते हैं। वो टेंट देखने में किसी सोने के कपड़े से बना हुआ दिख रहा था और गोल्डन रंग से शाइन कर रहा था। वीर को उसके नीचे एक इंसान दिखता है। वो और कोई नहीं बल्कि कियोस गॉड था। कियोस गॉड, जो कि ग्रेव गॉड का सबॉर्डिनेट था, वो वहां पर था। ये यहाँ क्या कर रहा है? वीर उसके तरफ देखते हुए कहता है, यही तो है वो बड़ी पावर जो इन सबको कंट्रोल में रखे रही है। ईशा वीर की तरफ देखते हुए कहती है, अच्छा तो ये है वो। वीर भी मनी मन सोचता है। कियोस गॉड ईशा को देखता है और उसे हेलो करता है। हेलो ईशा, कैसी हो? ये लो तुम्हारा अप्लाई फॉर्म। कियोस गॉड इतना कहकर एक फॉर्म और एक पेन किसी अजनबी इंसान की तरफ जैसे फेंकता है, वैसे ही ईशा की तरफ वो कॉपी और पेन फेंक देता है। ईशा को वहां पे बहुत ज्यादा बेइज्जती फील हो रहा था और बाकी सभी ईशा को ही देखे जा रहे थे। उसके बाद कियोस गॉड ईशा के पीछे खड़े वीर को देखता है। वीर को देखते ही वो अचानक से खड़ा हो जाता है। वीर, तुम कैसे हो? तुम इनके साथ आए हो? आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। आओ वीर, बैठो यहाँ पे। इतना कहकर कियोस गॉड वीर से हाथ मिलाता है। वीर के साथ इतना ज्यादा इज्जत से पेश आते हुए कियोस गॉड बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था और बाकी सब लोग वीर से काफी ज्यादा जल रहे थे, क्योंकि कियोस गॉड ने जो ईशा के साथ किया, कियोस गॉड ने वो बाकी सब के साथ तो और भी बदतर तरीके से किया था। वैसे कियोस गॉड ये जानबूझ के करता था ताकि इन सबको इनकी औकात पता रहे और ये सब ज्यादा बुरे ना। देखो भाई, समझ गए मतलब ना? मुझे डर लगता है समझाने में, ठीक है? उसके बाद कियोस गॉड वीर को अपने जगह जहां पर वो बैठा था वहां पर बैठा देता है। नहीं वीर, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। आखिर तुम्हारी वजह से आज हमारे क्रेव गॉड जिंदा है। कियोस गॉड इतना कहता है और कियोस गॉड की बात सुनने के बाद वहां पर खड़ा हर कोई शॉक्ड हो जाता है, खासकर ईशा। ईशा वीर को अब
अलग नजरिए से देख रही थी। ठीक ठीक है, पर ये सब यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वीर धीरे धीरे उस चेयर से उठता है और कियोस गॉड को वहां बैठा देता है। देखिए, आप बस अपना काम कीजिए, वीर कियोस गॉड से कहता है। पर वीर, मैं चाहूँ तो ये प्लेनेट तुम्हें सीधे दे सकता हूँ। मैं ये प्लेनेट तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, ठीक है। इतना कहकर कियोस गॉड वीर के लिए एक पेपर तैयार करने लगता है जिसमें लिखा था कि ये प्लेनेट अब वीर का है। ये आप क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये आप मत कीजिए। मैं सब कुछ कानून के साथ करना चाहूंगा। जैसे आपने इन सब के साथ बिहेव किया था, वैसे आप मेरे साथ भी करेंगे, एक कस्टमर की तरह। वीर कियोस गॉड की तरफ देखते हुए कहता है, आह यार, ठीक है वीर, जैसी तुम्हारी मर्जी। क्रेब गॉड ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, लेकिन मेरे हाथ में ये है तो मैं ये तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें ये नहीं चाहिए। लेकिन पूरा ट्राई करना कि ये तुम्हें ही मिले वीर। ये प्लेनेट बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं यहाँ पर घूम चुका हूँ एंड यहाँ पर इतने सारे रिसोर्सेस हैं जिससे तुम आसानी से डिफाइड तो बन ही जाओगे, चाहे तुमने कोई सी भी जीन आर्ट प्रैक्टिस की हो। कियोस गॉड को पता था कि वीर की जीन आर्ट कौन सी है और उसे प्रैक्टिस करने में वीर को कितनी ज्यादा परेशानी होती है, और वीर को उसके साथ लेवल अप करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसलिए कियोस गॉड वीर से कहता है, कोई बात नहीं, जो होगा मेरी किस्मत के भरोसे ही होगा। वीर कियोस गॉड की तरफ देखते हुए कहता है। उसके बाद वहां से अपनी टीम की फॉर्म को भर देता है और वहां से निकल जाता है। उस फॉर्म के अंदर साफ साफ लिखा था कि वहां पर किसी भी पेड़ पौधे को छूना, मतलब छू सकते हैं, किसी पेड़ पौधे पे अपना हक नहीं जता सकते हैं। जो चाहे, जिस भी चाहे, वहां पर जाकर अपनी रिसर्च को जारी रख सकता है। जो सबसे ज्यादा रिसर्च को कंडक्ट करके या फिर उस पूरे के पूरे प्लेनेट को अच्छे से समझ कर, जो भी उस प्लेनेट को अच्छे से समझेगा और जो सबसे अच्छी रिपोर्ट देगा, कियोस गॉड वो प्लेनेट उसी को देगा। वीर ये सारी चीजों को पढ़कर ईसा और लोनबैम्बू को समझाता है। तुम्हें पता है वीर, हम बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं ऑलरेडी। लगता है हमारा आज ये प्लेनेट जाने वाला है। लेकिन तुम बेवकूफ, ये प्लेनेट तुम्हें मिलने वाला था किसी प्रसाद की तरह, लेकिन तुम जो यकीन नहीं होता तुम मेरे स्टूडेंट हो। ईसा वीर की तरफ देखते हुए कहती है, तुमने क्रेब गॉड को बचाया है, इसलिए तो वो तुम्हारे लिए पूरे जीन यूनिवर्स को छोड़ो, तुमसे बात करना ही बेकार है। ईसा वीर से कहती है। वैसे ईसा ठीक ही कह रही थी। जब वीर ने क्रेब गॉड को बचाया था, तब क्रेब गॉड ने उससे उसका सबोर्डिनेट बनने के लिए ऑफर किया था, जिससे वो वीर कियोस गॉड जितना ही या फिर कियोस गॉड से ज्यादा शक्तिशाली या तो क्रेब गॉड जितना शक्तिशाली गॉड भी बन सकता था और पूरी जीन यूनिवर्स पे राज कर सकता था। लेकिन वीर ने उस ऑफर को ठुकरा दिया था। अगर वीर ये बात ईसा को बता देगा तो ईसा पागल हो जाएगी, इसलिए वीर वहीं पर शांत रह जाता है। और तो और ईसा ने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी रेसेस आ चुकी हैं, और तो और ड्रैगन, बुद्धा, वो सब वीर की टीम से पहले ही, ईसा की टीम से पहले ही ऑलरेडी इस प्लेनेट को एक्सप्लोर करने के लिए निकल चुके हैं। और कई सारी रेसेस तो करीब 2 से 3 दिन से इस प्लेनेट पे हैं और उनके पास बहुत अच्छी लिस्ट होगी इस प्लेनेट के बारे में। ईसा वीर और लोनबैम्बू से कहती है, हमें कुछ ऐसा चाहिए होगा जो किसी के पास ना हो, हम वहां जाएंगे। ईसा वीर और लोनबैम्बू से कहती है, पर वो घना जंगल है और वहां जाने के लिए हमें मना किया गया है। हम जो स्पेस से आ रहे थे तब तो हमें ऊपर से भी नहीं दिखा था कि वहां अंदर क्या है, हमें बस पेड़ पौधे के ऊपर के हिस्से दिख रहे थे और कुछ नहीं। लोनबैम्बू ईसा से कहता है, इसलिए तो कह रहे हैं हम वहां जाएंगे। ऊपर से भी कोई नहीं देख सकता कि वहां क्या है और वहां अंदर जाने की हिम्मत भी कोई नहीं कर सकता है मेरे अलावा। तुम दोनों मेरे पीछे आओ, बाकी मैं संभाल लूंगी। ईसा वीर और लोनबैम्बू से कहती है, लेकिन इसमें तो ये भी लिखा है कि हम इस जंगल में नहीं जा सकते हैं। अगर यहाँ पे हमें कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी ये लोग नहीं लेंगे। वीर ईसा और लोनबैम्बू को तब देखते हुए कहता है, वीर सही कह रहा है, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। लोनबैम्बू ईसा को देखते हुए कहता है, कितने ज्यादा डरपोक हो, यकीन नहीं होता तुम मेरे स्टूडेंट हो और तुम स्काई पैलेस के किंग के स्टूडेंट हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने आप पे। ईसा लोनबैम्बू की तरफ देखकर कहती है, मैं तो बस ये कह रहा था कि मैं तो बस वीर की बातों को दोहरा रहा था और आपको बता रहा था, मैं तो आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। लोनबैम्बू बात को पलटते हुए कहता है। लोनबैम्बू को ऐसा कहता हुआ देखकर वीर अपने सर पे हाथ रख लेता है। चलो
सच में ये उन पागल के साथ रहकर सच में ये भी पागल हो गया है। अब ये भी मुझे ऐसे फंसाने लगा है। वीर मन ही मन सोचता है। एक्स किंग के साथ रहकर लोन बैम्बू बहुत सारे म्यूजिक को सुनने लगा था और पागलों की तरह डांस भी करता था। उसे देखकर वीर को लगता था कि ये बस उसके मन के कुछ इमोशंस हैं जो लोन बैम्बू ऐसे डांस करके बाहर ला रहा है। लेकिन लोन बैम्बू को क्या पता था कि गाना सुनकर खुद ब खुद पाँव डांस करने लगते हैं। भाई देखो, बुक में ऐसे ही लिखा है, मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद वीर, लोन बैम्बू और ईशा उस जंगल में चले जाते हैं, सबकी आंखों को बचाते हुए, सबसे छिपाते हुए। वीर, लोन बैम्बू और ईशा आगे बढ़ते ही हैं। इतने ही में वीर को किसी के कदमों की आवाज आती है। वीर, लोन बैम्बू और ईशा उस जंगल के बहुत ज्यादा गहराइयों में आ गए थे। वीर को वहां ऊपर पेड़ पे, वहां बहुत दूर से एक पेड़ पे बहुत बड़ा फल लटकता हुआ दिख रहा था, जो कि डायमंड की तरह शाइन कर रहा था, और वहीं से कुछ लोगों की आवाज भी आ रही थी। इस जंगल में कौन आ सकता है? इतनी हिम्मत किसमें आ गई? वीर मन ही मन सोचता है। लेकिन वीर के मन में जो चल रहा था वो भी बाकियों के मन में भी चल रहा था। दूसरी तरफ सकार ग्रह पे वहां पर एक आदमी जिसने अपने सर के ऊपर एक गॉन्गलेट ओढ़ के रखा था, वो अपने गॉन्गलेट को हटाता है। बहुत समय बाद आया हूँ यहाँ पे। यहाँ आने के लिए मेरे एक नए लेफ्ट कैट के टैटू को बर्बाद करना पड़ा। तो ऐसे पास 3 थे तो मैंने एक बर्बाद कर दिया, एंड अभी भी मैं इसे 2 बार इस्तेमाल कर सकता हूँ। एंशिएंट डेविल जो कि सकार ग्रह पर टेलीपोर्ट होकर आया था, देखो गाइस वो कैसे गया वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। सकार ग्रह पर टेलीपोर्ट होने के बाद वो उसी जगह खड़ा था जहां पर वीर और एंशिएंट डेविल की बहुत खतरनाक फाइट हुई थी, और वहीं से वीर और एंशिएंट डेविल उस डोर के अंदर चले गए थे, जिसकी वजह से वो अर्थ पे पहुंच गए थे। चलो अपना बाकी का काम करा जाए। एंशिएंट डेविल मन ही मन सोचता है, और उसके बाद अपने एक बैग के अंदर से एक अजीब से ऑग को निकालता है। भाई देखो, ऑग का मतलब अगर नहीं समझते हो तो वो एक छोटा सा ऑग, मतलब बड़ा भी हो सकता है छोटा भी, ठीक है। एक छोटा सा बॉल टाइप होता है कांच का, ठीक है, और उसके अंदर कुछ है, ठीक है, वो बता नहीं सकता मैं क्या है, कुछ है। एंशिएंट डेविल उस ऑग को निकालता है और उसे वहीं रख देता है जहां पर वीर और एंशिएंट डेविल की फाइट हुई थी, और वो वहां से सीधे गॉर्फ टूर के अंदर चले गए थे। देखो गॉर्फ टूर वो वाला गॉर्फ टूर जो अर्थ पे जाने के लिए खुला था, ठीक है। उसके बाद एंशिएंट डेविल उस ऑग को हवा में लटका देता है, क्योंकि वो गॉर्फ टूर हवा में खुला था, इसलिए एंशिएंट डेविल ठीक उसी जगह पे उस ऑग को रखता है। फिर एंशिएंट डेविल थोड़ा पीछे हो जाता है। कुछ देर बाद वो ऑग साइन करता है। सफेद रंग से साइन करने के बाद वो ऑग फट जाता है, और वहां पर एक छोटा सा डोर खुलता है, जिसमें एंशिएंट डेविल के सामने कुछ चल रहा था। वो समय में पीछे जाने वाले दरवाजे को खोलकर उसमें वहां पर यही देख रहा था कि वीर एंशिएंट डेविल को पंच मारने वाला है, और अगर वो पंच एंशिएंट डेविल को लग गया तो एंशिएंट डेविल वहीं पे धूल बन जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वीर का पंच एंशिएंट डेविल को लग पाता, एंशिएंट डेविल और वीर के सामने एक बड़ा सा व्हाइट डोंकी आकर खड़ा हो जाता है और वीर के पंच को अपने ऊपर ले लेता है। और वीर के पंच को अपने ऊपर लेने के बाद वो वहीं पे धूल में बनकर उड़ने लगता है। उस एलियन की आधी बॉडी धूल बनकर उड़ गई थी, और वो स्माइल कर वीर की तरफ देख रहा था। वो व्हाइट डोंकी जैसे ही पूरी तरीके से खत्म होने ही वाला था, इतने ही में एंशिएंट डेविल जो इस तरफ दरवाजे के इस तरफ खड़ा था, वो अपने हाथों को घुमाता है, और वो व्हाइट डोंकी उड़कर उस समय द्वार से बाहर आ जाता है प्रेजेंट टाइम में। और वहां पर एंशिएंट डेविल फटाफट एक रेप्लिका क्रिएट करता है जो कि उसी व्हाइट डोंकी का था। एंशिएंट डेविल का क्रिएट किया हुआ वो रेप्लिका बहुत ज्यादा खतरनाक था, जो कि एंशिएंट डेविल से भी ज्यादा रियल लगता था। एंशिएंट डेविल का रेप्लिका मतलब क्लोन टाइप होता है, वो किसी का भी क्लोन बना सकता है, ठीक है, अपना भी क्लोन बना सकता है, ठीक है, ये पहले जान लो। उसके बाद एंशिएंट डेविल वहां पर उसी व्हाइट डोंकी का रेप्लिका बना देता है। वहां पर वो रेप्लिका वीर को देखकर स्माइल करता है और वहीं पे धूल में मिल जाता है। उसके बाद वीर और
एंशिएंट डेविल उसी गॉड डोर के अंदर चले जाते हैं और वो गॉड डोर वहीं बंद हो जाता है और गायब हो जाता है। दूसरी तरफ प्रेजेंट टाइम में वो गॉड डोर, वो जो समय द्वार था, वो खुद ब खुद ग्लिच करके बंद हो जाता है। फिर एंशिएंट डेविल अपने राइट साइड देखता है जहां पर वो व्हाइट डोंकी था और दर्द से कहरा रहा था। उसकी आधी बॉडी खत्म हो गई थी और उसकी आधी बॉडी जो बाकी थी उसमें से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था और वो किसी भी पल खत्म होने वाला था। तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया मेरे दोस्त। इतना कहकर एंशिएंट डेविल अपना हाथ उस व्हाइट डोंकी के ऊपर रखता है। वो उस व्हाइट डोंकी के ऊपर अपना हाथ रखते ही एंशिएंट डेविल उसे आसानी से कुछ ही सेकंड्स में हील कर देता है। अगर आप लोग को नहीं याद है कि वो व्हाइट डोंकी कौन है, तो आप सकार ग्रह पे जब एंशिएंट डेविल का और वीर का फाइट हुआ था तो उसमें एक व्हाइट डोंकी ने उसका साथ दिया था एंड वो शुरुआत से उसके साथ है, बचपन से। मतलब जब वो व्हाइट डोंकी जो था सकार ग्रह का सबसे स्ट्रॉन्ग पागलपन के स्टेट में कन्वर्टेड सुपर एलियंस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में था, ठीक है। एंड वो जब जब से जन्म लिया था तब से एंशिएंट डेविल के साथ ही था और उसी को फॉलो करता था और उसे प्रोटेक्ट भी करता था, ठीक है। एंड अगर आपको नहीं याद होगा तो सकार ग्रह पे वीर और एंशिएंट डेविल का फाइट हुआ था जिसमें उस डोंकी ने उसका मालिक मतलब उस गॉड डोर के अंदर चल जाए उसके लिए उसने अपने आप को सेक्रीफाइस किया था, लेकिन सेक्रीफाइस नहीं किया था, वो यहाँ आ गया था टेलीपोर्ट होकर, ठीक है। एंशिएंट डेविल ने बहुत फास्टली ये काम किया था जिसकी वजह से उस मतलब वो वीर तो बहुत ज्यादा कमजोर था समय वाला, तो उसको कुछ नहीं दिखा, ठीक है। तो यही हुआ था। उसके बाद एंशिएंट डेविल अपने उस डोंकी जैसे दिखने वाले एलियन को ठीक कर देता है और उसे कस के गले लगा लेता है। तो मैं सच में बहुत मिस किया मेरे दोस्त। वो एलियन भी एंशिएंट डेविल के गालों को चाटने लगता है। उसके बाद एंशिएंट डेविल खड़ा होता है और फिर अभी और कुछ काम बाकी है। एंशिएंट डेविल अपने बगल में मौजूद पैलेस को देखते हुए कहता है, ये वही पैलेस था जहां पर वीर रहा करता था और उसकी पूरी टीम भी यहीं रहती थी। यहाँ पर इस वक्त उस पूरे पैलेस को चलाने वाली उसकी माँ और मोमेंट क्वीन थी। पुरानी टीम को वापस लाने का वक्त आ गया है। एंशिएंट डेविल उस पैलेस की तरफ देखते हुए कहता है और अपने डोंकी जैसे दिखने वाले एलियन के सर को सहलाता है। एंशिएंट डेविल उस बड़े पैलेस की तरफ बढ़ रहा था। उस बड़े पैलेस के अंदर मोमेंट क्वीन और वीर की माँ अपने कामों में लगी हुई थी। तभी पैलेस के अंदर किसी को महसूस होता है कि कोई बड़ी पावर उनके तरफ बढ़ रही है और वो महसूस करने वाला और कोई नहीं बल्कि ड्रैगन किंग था। ड्रैगन किंग वही ड्रैगन किंग था जिसे वीर ने वार्मी ग्रह पर छोड़ दिया था और वो एंशिएंट डेविल का पुराना सबॉर्डिनेट था जो कि अपने एवोल्यूशन प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाया था और वार्मी ग्रह पर ही फंसा रह गया था। फिर उसे वीर मिला था जिसने उसे एक एलियन की बॉडी दी, एक शक्तिशाली एलियन की बॉडी, और अब वो उसी बॉडी के अंदर था और वो वीर का अच्छा दोस्त भी बन चुका था। वो सेंस करता है कि कोई बड़ी पावर उनके पैलेस की तरफ बढ़ रही है। ड्रैगन किंग भी करीब 4 साल पहले ही इवॉल्व होकर सकार ग्रह आया था और मोमेंट क्वीन के साथ ही रह रहा था। वो भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। ड्रैगन किंग बिना किसी को कहे पैलेस से बाहर निकलता है। पैलेस के बाहर निकलने के बाद वो अपने सामने एक लंबे चौड़े आदमी को अपने तरफ आते हुए देखता है। रुक जाओ, कौन हो तुम? ड्रैगन किंग बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अकेले आकर ही बाहर उस आदमी से पूछता है, क्या हुआ, अपने मास्टर को इतनी जल्दी भूल गए? वापस जाने का वक्त आ गया है। बाकी लोग कहाँ हैं? एंशिएंट डेविल अपने सामने खड़े ड्रैगन किंग से पूछता है। तभी ड्रैगन किंग शौक और हैरानी से अपने मुंह खोले अपने सामने खड़े उस आदमी को देखता है। इतने ही में उस आदमी के आगे एक बड़ा सा व्हाइट डोंकी कूद के आता है। ये वही व्हाइट डोंकी था जिसे वीर ने मार दिया था, लेकिन वहां पर क्या हुआ था वो सब तो आपको पता ही है। उसके बाद वो व्हाइट डोंकी एंशिएंट डेविल के सामने झुकता है। फिर एंशिएंट डेविल उस व्हाइट डोंकी के ऊपर बैठ जाता है और ड्रैगन किंग की तरफ बढ़ने लगता है। ड्रैगन किंग आगे बढ़ता है और एंशिएंट डेविल के सामने बॉw डाउन करता है और उसके सामने झुक जाता है। मेरे मालिक, आप वापस आ गए। हमें आपका इंतजार था। मैंने
पहले तो मैं आपका इंतजार वॉर्मिक ग्रह पे ही कर रहा था, जहाँ पर मैं अपने एवोल्यूशन प्रोसेस को खत्म नहीं कर पाया था और वहीं फंसा रह गया था। मुझे लगा था कि आप कभी न कभी मुझे आकर वहां बचा लेंगे और मुझे मेरी बॉडी भी मिल जाएगी, लेकिन उस बेवकूफ़ वी रेजा की वजह से मुझे इस एलियन की बॉडी में रहना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, ये इस एलियन की बॉडी भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। ये पावल कपन के स्टेट में कन्वर्टेड सुपर एलियन की बॉडी है। ड्रैगन किंग एंशिएंट डेविल से कहता है, मैंने तुमसे कहा था मैं तुमसे बचाने आऊंगा, लेकिन अब तुम अच्छे ही हो, ठीक ही हो, और हमारी बाकी की टीम कहाँ है? एंशिएंट डेविल ड्रैगन किंग से पूछता है, आप खुद क्यों नहीं देख लेते? ड्रैगन किंग एंशिएंट डेविल को कहता है और उसे पैलेस में लेकर आ जाता है। देखिए मेरे मालिक, असल में बात यह है कि मैं यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर हूँ। वो मोमेंट क्वीन और वीर जी की माँ मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है, तो आपको ही मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। ड्रैगन किंग एंशिएंट डेविल से कहता है, घबराओ मत, मैं उन्हें एक फूंक मार के ही खत्म कर सकता हूँ। एंशिएंट डेविल ड्रैगन किंग की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और फिर कहता है। ड्रैगन किंग एंशिएंट डेविल के मुंह से यह बात सुनता है और वो रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि इस वक्त वो वीर राजा को धोखा देने जा रहा था। असल बात यह थी कि वो शुरुआत से वीर राजा को धोखा ही दे रहा था और उसे जैसा कहा गया था वो बिल्कुल वैसा ही कर रहा था। बस बात इतनी सी थी कि ड्रैगन किंग को वीर राजा को काफी सारी सच्चाइयां बतानी पड़ी थी, जो कि उसे नहीं बतानी थी। असल में उसे वीर राजा के साथ होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन वो गलती से उसके साथ फंस गया। अब ड्रैगन किंग एंशिएंट डेविल के भरोसे था, क्योंकि एंशिएंट डेविल सच में उसे लेने आ चुका था। एंशिएंट डेविल और ड्रैगन किंग पैलेस के टॉप पे थे। पैलेस के टॉप से एंशिएंट डेविल नीचे देखता है। बीच में एक बड़ा सा हॉल रूम था, जहाँ पर मोमेंट क्वीन अपने सिंहासन पर बैठी थी और किसी से बात कर रही थी। क्या बात कर रहे हो? क्या वो सुपर एलियन इतना ज्यादा शक्तिशाली है? ठीक है, हम कल ही उससे खत्म करने जाएंगे। मोमेंट क्वीन अपने सामने खड़े उस एलियन को देखते हुए कहती है। मोमेंट क्वीन के पीछे एक ह्यूमैनाइट पेट खड़ा था, जो कि डिसलॉयल नाइट था। वो वीर का पुराना पेट था। मालिक, वो देखिए, आपको मोमेंट क्वीन के पीछे एक एलियन दिख रहा है, वो ह्यूमनाइट एलियन। ड्रैगन किंग एंशिएंट डेविल को कहता है, वो असल में अगर वो यहाँ पे है, मतलब वीर की माँ भी यहाँ मौजूद होगी। डेविल सोल्स का इस्तेमाल सिर्फ ह्यूमंस ही कर सकते हैं, और वो ह्यूमनाइट पेट वो वीर की माँ के पास ही है। इसका मतलब वो भी यहाँ मौजूद होगी और उसने इसे गार्ड करने के लिए बाहर निकाल रखा है। एंशिएंट डेविल की तरफ अपना मुंह करते हुए ड्रैगन किंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं इन सबसे लड़ नहीं सकता हूँ? एंशिएंट डेविल ड्रैगन किंग से कहता है, वो बात नहीं है, मेरा मतलब है कि ड्रैगन किंग इतना रहा होता है इतने में एंशिएंट डेविल उसका मुंह को बंद करवा देता है। तुम्हें शायद पता नहीं है मैं कितना ज्यादा शक्तिशाली हो चुका हूँ। मैं बस सकाग्रह से इवॉल्व होकर नहीं आया हूँ बेवकूफ। सकाग्रह से बाहर जाने के बाद मुझे काफी सारी चीजों के बारे में पता चला। एंशिएंट डेविल ड्रैगन किंग से कहता है, काफी सारी चीजें मतलब? ड्रैगन किंग एंशिएंट डेविल से पूछता है, अभी बातें करने का समय नहीं है, हमारी बाकी के दोस्त कहाँ हैं? एंशिएंट डेविल ड्रैगन किंग से पूछता है। एंशिएंट डेविल को ड्रैगन किंग को सारा कुछ समझाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ड्रैगन किंग को अभी भी जीन यूनिवर्स सब के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। वीर की माँ को पता था, लेकिन वो सकाग्रह पे किसी को भी ये बात नहीं बताई थी। उसके बाद मालिक, हमारे दो दोस्त यहाँ मौजूद हैं, लेकिन वो किसी क्रूअल बोतल के अंदर कैद है और मुझे कोई भी वो क्रूअल बोतल देखने नहीं देता है। ड्रैगन किंग एंशिएंट डेविल से कहता है, क्रूअल बोतल मतलब? एंशिएंट डेविल को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो ड्रैगन किंग से पूछता है। क्रूअल बोतल को शायद स्काई किंग की बेटी ने बनाया था, मुझे जहां तक पता है। ड्रैगन किंग एंशिएंट डेविल से कहता है, बातें बहुत हो गई, अब आगे बढ़े। एंशिएंट डेविल इतना कहकर वहीं खड़ा रहता है और एंशिएंट डेविल के बगल में खड़ा वो डोंकी अचानक से कूदता है और मोमेंट क्वीन के सामने आ जाता है। मोमेंट क्वीन इस अचानक से हुए अटैक से चौंकती है और उस
डोंकी के अटैक को डॉज कर जाती है। वो डोंकी सीधे नीचे आकर एंशिएंट डेविल के इशारों पर नाच रहा था। एंशिएंट डेविल जैसे जैसे अपने माइंड में उस डोंकी को कंट्रोल करता था, वैसे वैसे वो डोंकी भी अपने मूव्स को अनलीश करता था। मोमेंट क्वीन उस सुपर एलियन को देखती है और उसे डॉज करना शुरू कर देती है। मोमेंट क्वीन ये देख के शॉक थी कि ये वही सुपर एलियन है जो कि एंशिएंट डेविल का सबऑर्डिनेट यानी उसका पेट था, और तो और ये पागलपन के स्टेट में कन्वर्टेड सुपर एलियन था, जिससे मोमेंट क्वीन अकेले डील नहीं कर सकती थी। भले ही वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी, लेकिन एंशिएंट डेविल का वो पागलपन के स्टेट में कन्वर्टेड सुपर एलियन वो भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली था बचपन से ही। मोमेंट क्वीन उस सुपर एलियन के साथ बिजी थी ही, इतने ही में डिसलॉयल नाइट उस सुपर एलियन के पीछे आता है और उससे बहुत तेज पंच मारता है और उस सुपर एलियन के ऊपर एक हेलो दिखना शुरू हो जाता है, जिसके कारण उसकी पावर बहुत ज्यादा ड्रेन हो जाती है। तभी कुछ देर बाद अंदर से वीर की माँ प्रेरणा रहेजा भी बाहर आती है और उस सुपर एलियन को देखकर चौंक जाती है। उनके दिमाग में भी इस वक्त वही सारी चीजें चल रही थी जो मोमेंट क्वीन के दिमाग में चल रही थी। मोमेंट क्वीन अपने हाथों को हिलाती है और आसपास के टाइम स्लो हो जाता है, और तो और वो डोंकी भी। लेकिन मोमेंट क्वीन अब भी वहां पर नॉर्मली चल फिर रही थी और उस डोंकी पर लगातार अटैक कर रही थी। मोमेंट क्वीन के पास टाइम एलिमेंट था, जिससे किसी के पास भी अभी तक सका ग्रह पे इतनी पावर नहीं थी कि वो टाइम एलिमेंट के साथ 10th जीन लॉ को अनलॉक कर सके। लेकिन जब मोमेंट क्वीन ने टाइम एलिमेंट के साथ अपने 10th जीन लॉ को अनलॉक किया था, तब उसे ये पावर मिली थी। वो समय को स्लो कर सकती थी, अपने आसपास के समय को स्लो कर सकती थी और खुद नॉर्मली चल फिर के उसे मार सकती थी। उस समय को स्लो करने का इफेक्ट मोमेंट क्वीन पे नहीं होता था और मोमेंट क्वीन बहुत ही आसानी से अब उस डोंकी को पीट रही थी। नॉट बैड वी रहेजा, यकीनन ये सब तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स हैं। इतने ही में प्रेरणा रहेजा वहां से आती है। प्रेरणा रहेजा को आता हुआ देखकर मोमेंट क्वीन अपने कास्ट किए हुए स्किल को वहां से हटा देती है, जिससे वो एलियन डैमेज होकर नीचे गिर जाता है, क्योंकि मोमेंट क्वीन ने उसे बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया था। इतने ही में वो सुपर एलियन दोबारा अपने पांव पे खड़ा होता है और जोरदार दहाड़ लगाता है। सामने आ जाती है और अपने हाथ को नॉर्मली घुमाती है आसमान में। प्रेरणा रहेजा कितना करती ही एक इनविजिबल लाइट तेज स्पीड से उस एलियन की तरफ जाने लगती है। वो डोंकी जैसा दिखने वाला एलियन उस अटैक को डॉज तो करता है, लेकिन तभी उस डोंकी जैसे एलियन को कुछ महसूस होता है। वो अपने हाथ की तरफ देखता है जो कि इस वक्त कट के नीचे गिरा हुआ था। वो डोंकी जैसा एलियन काफी ज्यादा शॉक दिख रहा था। इतने ही में प्रेरणा रहेजा अपने अटैक्स को और 2 बार कास्ट करती है। एक अटैक जाकर उस डोंकी के दूसरे हाथ पे लगता है, जिससे उसका दूसरा हाथ भी कट के नीचे गिर जाता है। लेकिन तीसरा अटैक जो कि उस डोंकी की गर्दन की तरफ बढ़ रहा था, वो बीच हवा में ही कहीं रुक जाता है। प्रेरणा रहेजा ये देखकर शॉक होती है, क्योंकि उनका अटैक आज तक कभी मिस ही नहीं हुआ था। प्रेरणा रहेजा इस बार और भी ज्यादा पावर के साथ अपने स्किल को कास्ट करती है, जिससे एक इनविजिबल लाइट। गाइस, इसके प्रेरणा रहेजा के पास कौन सा स्किल है मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। वो स्किल जो एक लाइट के रूप में बदलकर उस एलियन के सर की तरफ दोबारा जा रही थी, तभी उस डोंकी और उस लाइट के बीच में कोई आ जाता है। वो और कोई नहीं बल्कि एंशिएंट डेविल था। वो अपने हाथों को नॉर्मल हिलाता है और वो पावर एंशिएंट डेविल की उंगलियों में ही ब्लेंड हो जाती है और फिर एंशिएंट डेविल उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। कैसे हो मेरे पुराने दोस्तों? एंशिएंट डेविल अपने सीने को चौड़ा करते हुए उन सबको देखते हुए कहता है, मानना पड़ेगा तुम सब इतने शक्तिशाली हो गए हो जो मेरे पेट से लड़ सकते हो। एंशिएंट डेविल उन सबको सामने देखते हुए कहता है। एंशिएंट डेविल बिना पीछे मुड़े ही अपने डोंकी को हील कर देता है और अब वो पहले की तरह फिट था। जहां पर मोमेंट क्वीन, प्रेरणा रहेजा और डिस्लॉयल नाइट को इतनी ज्यादा मेहनत उस डोंकी को गिराने के लिए लगी थी और उसे खत्म करने वाले ही थे, इतने ही में एंशिएंट डेविल आकर कुछ सेकंड्स में ही उसे हील कर दिया था। एंशिएंट डेविल, तुम और वीर तो
मोमेंट क्वीन एंशिएंट डेविल को कह ही रही थी, इतना ही में मत लो वो नाम। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ वीर ही यहाँ पर आ जा सकता है? मैं वीर से ज्यादा शक्तिशाली हूँ। मैं चाहूँ तो तुम सबको एक सेकंड में खत्म कर सकता हूँ। मुझे बस वो क्रूअल बोतल चाहिए जिसमें मेरे कुछ दोस्त कैद है। कहाँ है वो? एंशिएंट डेविल मोमेंट क्वीन की तरफ देखते हुए कहता है। इतने ही में प्रेरणा रहेजा बोलती है कि देखो, तुम्हें जो चाहिए वही तुम ले जाओ, लेकिन शर्त यह है कि तुम हम में से किसी को भी कुछ नहीं करोगे। प्रेरणा रहेजा एंशिएंट डेविल को देखते हुए कहती है। फिर प्रेरणा रहेजा एक बोतल निकाल के एंशिएंट डेविल को देने लगती है। एंशिएंट डेविल उसे अपने हाथ में लेकर अच्छे से ऑब्जर्व करता है। मालिक, मास्टर, ये वो नहीं है। इतने में ड्रैगन किंग ऊपर से कूद के आता है। पता है मुझे ये वो नहीं है। एंशिएंट डेविल ड्रैगन किंग से कहता है, कमीने, धोखेबाज, तुम इतने समय से हमें। मोमेंट क्वीन वहां पे क्या हो रहा है वो सब जल्दी ही समझ जाती है और वो ड्रैगन किंग से कहती है। इतना कहने के बाद मोमेंट क्वीन एंशिएंट डेविल के बगल में खड़े ड्रैगन किंग की तरफ बढ़ने लगती है। इतने ही में एंशिएंट डेविल अपने हाथों को उठाता है जिससे मोमेंट क्वीन वही आसमान में रुक जाती है। वो हवा में इस बार लटक रही थी और कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अपने लाख कोशिशों के बाद भी वो वहां से हिल भी नहीं पा रही थी। वो बस हवा में स्टैचू की तरह खड़ी हो गई थी। अपने औकात में रहो बेवकूफ लड़की, तुम्हें शायद पता नहीं मैं कौन हूँ। एंशिएंट डेविल मोमेंट क्वीन से कहता है। उसके बाद एंशिएंट डेविल, देखो, तुम वीर की माँ हो, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा कुछ करना नहीं चाहता, क्योंकि वीर पागल है और मैं उससे भी बड़ा पागल हूँ। अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं तुम्हें और इस पैलेस में मौजूद किसी को भी कुछ करूं, तो वो क्रूअल बोतल मुझे दे दो। एंशिएंट डेविल वीर की माँ से कहता है। उसके बाद कोई भी चारा ना देखकर प्रेरणा रहेजा आगे बढ़ती है और क्रूअल बोतल निकालती है जिसके अंदर स्काई किंग और यक्ष कैद थे। उसके बाद वो बोतल जैसे ही एंशिएंट डेविल के हाथ में जाने वाला होता ही इतने ही में प्रेरणा रहेजा अपने हाथ को छिटकाती है और उस बोतल को पीछे कर लेती है और फिर एंशिएंट डेविल के चारों बगल एक इंडिविजुअल वॉल बनना शुरू हो जाता है। वो इंडिविजुअल वॉल वही था जिसमें क्रेब गॉड और इलेक्ट्रोर लड़े थे। ये बिल्कुल वैसा ही देखने में लग रहा था। ये क्या हो सकता है? एक मिनट, ये तो। एंशिएंट डेविल भी समझ जाता है कि ये आखिर है क्या। यहाँ पर कौन सा गॉड आ गया अब? एंशिएंट डेविल चिल्लाते हुए कहता है। उसके बाद एंशिएंट डेविल अपने चारों बगल देखने लगता है। एंशिएंट डेविल के डोंकी को लेकर पीछे हो जाता है और उस इनविजिबल वॉल से निकल जाता है। मास्टर, आप ठीक तो है ना? ड्रैगन किंग बाहर से ही एंशिएंट डेविल को देखते हुए कहता है। इतने ही में उस इंडिविजुअल वॉल के अंदर कोई अपीयर होना शुरू हो जाता है। वो कोई लड़की थी। तुम तो क्रिब गॉड की सबोर्डिनेट हो ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? एंशिएंट डेविल अपने सामने खड़ी उस खतरनाक और डरावनी होली लेडी को देखते हुए कहता है। उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि तुम यहाँ आकर कैसे आ गई। मुझे क्रिब गॉड को रिपोर्ट करना होगा। वो लेडी अपने मनी मन कहती है और थोड़ा सा बड़बड़ाती भी है जिसके कारण एंशिएंट डेविल इसकी बात सुन लेता है। क्रेब गॉड, तुम्हें सच में लगता है तुम यहाँ से जिंदा बच के जा भी पाओगी? तुम उससे रिपोर्ट तो क्या, तुम उसका चेहरा भी नहीं देख पाओगी। भाई ये कितना फालतू डायलॉग मार रहा है, पागल है क्या? उसके बाद एंशिएंट डेविल अपने पंच को उठाता है और सीधे उस गॉड की तरफ बढ़ने लगता है। देखो भाई लोग, उस गॉड का नाम है, वो सबोर्डिनेट है क्रेब गॉड की, उसका नाम है मोमेंट गॉड। ठीक है, मोमेंट गॉड। अब वो यहाँ क्या कर रही है बाद में पता चलेगा। ठीक है, एंशिएंट डेविल मोमेंट गॉड की तरफ बढ़ता है और उसे पंच मारने के लिए तैयार हो जाता है। मोमेंट गॉड बड़े ही आसानी से एंशिएंट डेविल के सारे अटैक्स को डॉज कर लेती है। उसके बाद एंशिएंट डेविल देखता है कि वो डिसएडवांटेज में आते जा रहा है। लगता है मुझे वो इस्तेमाल करना ही होगा। एंशिएंट डेविल इतना सोचता है और अपने हाथ में एक 2 नैललैब का टैटू को देखता है। उसके पास वो टैटू 3 थे जिसका एक का इस्तेमाल उसने यहाँ पर आने के लिए किया था। उसके यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर आते ही उसमें 3 में से एक नैललैब कैट का टैटू गायब हो गया था। एंशिएंट डेविल अपने उस नैललैब कैट के टैटू को
सहलाता है और उसके इतना करते ही वो लैंडलैप कैट का टैटू चमकने लगता है और एंशिएंट डेविल को एक अलग ही लेवल की पावर प्रोवाइड कर देता है। एंशिएंट डेविल अब बिल्कुल इलेक्ट्रॉड जितनी पावर को लेकर मोमेंट गॉड की तरफ बढ़ रहा था। मोमेंट गॉड ये देखती है कि उसकी पावर बिल्कुल इलेक्ट्रॉड जैसी थी। मोमेंट गॉड ने इलेक्ट्रॉड की पावर को देखा था, इसलिए वो पक्का बता सकती थी कि ये पावर सेम टू सेम इलेक्ट्रॉड जैसी ही है। ये कैसे? मोमेंट गॉड इतना कह ही रही थी, इतने ही में एंशिएंट डेविल ने मोमेंट गॉड के पेट के ऊपर बहुत जोरदार अटैक किया था, जिससे मोमेंट गॉड वो इंडिविजुअल वॉल तोड़ते हुए बाहर कहीं चली जाती है। मोमेंट गॉड ने वहां पर इंडिविजुअल वॉल इसलिए लगाया था ताकि साकार ग्रह को कुछ भी डैमेज ना पहुंचे उन दोनों की लड़ाई की वजह से। एंशिएंट डेविल उस इंडिविजुअल वॉल को पूरी तरीके से तोड़ देता है और उस क्रूअल बोतल को लेता है और फिर एक खतरनाक स्माइल के साथ बाकी लोग की तरफ देखता है। एंशिएंट डेविल देख रहा था कि मोमेंट क्वीन उस मोमेंट गॉड की तरफ जाने के लिए पेरना रहेजा से रिक्वेस्ट कर रही है, लेकिन पेरना रहेजा उसे मोमेंट क्वीन को अपने सी ऑफ सोल में ले लेती है और डिस्नोल लाइट को भी अपने सी ऑफ सोल के अंदर ले लेती है। तभी एंशिएंट डेविल देखता है कि चारों बगल से सारे सुपर एलियंस एंशिएंट डेविल पर अटैक करने आ रहे हैं। एंशिएंट डेविल अपने चुटकियों को बजाता है, जिससे वहां पर वो पूरा का पूरा पैलेस और वहां जितने भी सुपर एलियन और जो भी वहां मौजूद था वो सब खत्म हो जाते हैं। वहां पे हर कोई अब मर चुका था। एंशिएंट डेविल देखता है कि वहां पर मोमेंट क्वीन और पेरना रहेजा नहीं है। पेरना रहेजा मोमेंट क्वीन को खींचकर टेलीपोर्ट होकर वहां से भाग गई थी। देखो भाई लोग, मोमेंट क्वीन को पेरना रहेजा ने अपने सी ऑफ सोल के अंदर ले लिया, उसके बाद वो भागी। अब ये मत बोलना कि मोमेंट क्वीन कैसे भागी, ठीक है। एंशिएंट डेविल देखता है कि पेरना रहेजा वहां से बहुत सारे लोगों को लेकर वहां से भागी है। वहां पर बहुत सारे किंग स्पिरिट्स थे जो कि एंशिएंट डेविल पर अटैक करने वाले थे, लेकिन वो बीच में ही गायब हो गए। वो शायद पेरना रहेजा के सी ऑफ सोल के अंदर चले हो गए होंगे और पेरना रहेजा वहां से जल्दी से भाग गई होगी। अब तो वहां पर काफी सारी लाशें और काफी सारा खून फैला हुआ था। एंशिएंट डेविल वहां पर मौजूद एक एलियन को देखता है जो कि अब भी थोड़ा बहुत सांस ले रहा था। अजीब बात है, ये अभी तक जिंदा कैसे है? एंशिएंट डेविल मन ही मन सोचता है। मानना पड़ेगा, वीर रहेजा ने काफी सारे शक्तिशाली एलियंस को अपना सबॉर्डिनेट बनाया है। एंशिएंट डेविल मन ही मन सोचता है और वो जो एलियन जिंदा था और अपने सांस ले रहा था उसके सर के ऊपर अपना पाँव रखता है और उसकी धज्जियां उड़ा देता है। चलो देखते हैं ये सब अंदर कैसे है। एंशिएंट डेविल उस बोतल को देखते हुए कहता है और उस बोतल के ढक्कन को खोल देता है। उस बोतल के ढक्कन को खोलते ही वहां से सबसे पहले बाहर निकलने वाला यक्ष था, जिसके दोनों हाथ कटे हुए थे। तुम्हारी तो अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, यक्ष इतना कहकर एंशिएंट डेविल पर ही अटैक कर देता है। एंशिएंट डेविल यक्ष को देखता है और उसके तरफ बस देखते ही भर से ही यक्ष उड़कर पीछे चले जाता है और काफी सारे पिलर्स को तोड़ते हुए एक जगह जाके गिर जाता है। स्काई किंग बाहर निकलता है और वो गुस्सेल मूड में नहीं था, इसलिए वो जल्दी से एंशिएंट डेविल को देखता है। एंशिएंट डेविल को देखते ही वो उसके सामने झुक जाता है। मास्टर, अब सच में आ गए? एंशिएंट डेविल को देखकर स्काई किंग कहता है, तो तुम्हें क्या लगा था मैं नहीं आऊंगा? तुमसे जैसा कहा गया था तुमने शायद वैसा किया नहीं। और तो और यहाँ पर एक आदमी की कमी है। जिंगारी कहाँ है? एंशिएंट डेविल टेलीपोर्ट होकर यक्ष के सामने चला जाता है और उससे गुस्सेल आवाज में पूछता है। उसकी आवाज को सुनकर वहां पर हर कोई जो भी खड़ा था वो सब थर थर कांप रहा था। एंशिएंट डेविल यक्ष का दिमाग को पढ़ चुका था, इसलिए वो उस यक्ष के सामने इस वक्त खड़ा था। वो यक्ष के मुंह से ही सुनना चाहता था कि उसने ये क्यों किया। वो चाहता तो जिंगारी को लेवल अप करके साकार ग्रह जाने में मदद कर सकता था, लेकिन यक्ष ने जिंगारी के एवोल्यूशन प्रोसेस में काफी सारी रुकावटें खड़ी कर दी थी और वीर रहेजा ने उसकी मदद की थी। अब मैं इस बात के लिए कंफर्म नहीं हूं कि जिंगारी हमारे साथ दोबारा आएगी भी या नहीं, तुम्हारे इस कारनामे की वजह से। इतना कहकर एंशिएंट डेविल यक्ष की तरफ गुस्सेल भरी नजरों से देखता है। मास्टर, पर आप खुद सोचिए ना, मैं उस समय बहुत ज्यादा कमजोर था। अगर जिंगारी उस समय मर गई होती मेरे हाथों तो मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता, जिंगारी से भी ज्यादा। यक्ष एंशिएंट डेविल से कहता है, बकवास बंद करो
और खड़े हो जाओ जल्दी से। यक्ष एंशिएंट डेविल को कहता है, सॉरी एंशिएंट डेविल यक्ष को कहता है, पर मास्टर मैं, एंशिएंट डेविल ने जो अटैक यक्ष पे किया था उसकी वजह से एंशिएंट डेविल ऑलमोस्ट मरने की हालत में था और बहुत मुश्किल से बोल ही पा रहा था, तो खड़े होने की तो बहुत दूर की बात है। एंशिएंट डेविल अपने हाथ को हिलाता है और इतने ही में यक्ष की पूरी बॉडी के घाव भरने लगते हैं और तो और उसका पूरा हाथ भी रिकवर हो जाता है। अगर यक्ष वहां मर भी जाता तो वो अपने हिडन स्पिरिट स्टोन के अंदर चला जाता और वहां से दोबारा जिंदा हो जाता। तो मास्टर अब हमें करना क्या चाहिए? यक्ष एंशिएंट डेविल से पूछता है। पहले तो तुम सबको स्ट्रांग बनाना होगा और पहला कदम यह होगा कि तुम्हें धरती ग्रह पर पहुंचाना है मुझे, इससे तुम लोग शक्तिशाली हो जाओगे। धरती ग्रह जाने के लिए तुम वो डोर खोल सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो, इससे तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगे। एंशिएंट डेविल सबको कहता है, ये लोग चाहे तो गॉड डोर को खोलकर धरती ग्रह जा सकते हैं और गॉड बन सकते हैं, लेकिन अगर ये मेरे इस स्नेल लैब कैट के टैटू के जरिए जाएंगे तो इस स्नेल लैब कैट का टैटू इन्हें इतनी पावर तो दे ही सकता है जिससे ये जीन यूनिवर्स के किसी इलीट के बराबर हो जाए। ये भी हो सकता है कि ये मार्किस लेवल तक लेवल अप हो जाए और मेरे साथ ये सब धरती ग्रह पहुंचने के बाद मेरे बाकी कामों को अंजाम देंगे। ये भी हो सकता है कि चिंगारी भी मुझे वहीं धरती ग्रह पर मिल जाए। एंशिएंट डेविल मनी मन सोचता है। एंशिएंट डेविल इन सारी चीजों में इंटरेस्टेड नहीं था कि वो इन्हें ये समझाए कि जीन यूनिवर्स जैसा भी कोई चीज होता है। एंशिएंट डेविल उन सबको कहता है कि मेरे हाथ पे ये टैटू दिख रहा है ना, इन सब पे तुम सब इस टैटू के ऊपर उंगली रखो। एंशिएंट डेविल उन सबको कहता है। वो सब बिल्कुल वैसा ही करते हैं। एंशिएंट डेविल के उस टैटू के ऊपर उंगली रखते हैं। उसके बाद एंशिएंट डेविल अपनी एक उंगली से उस टैटू को फैलाता है। उसके बाद उस टैटू के अंदर से काफी खतरनाक ऑरा और पावर निकलता है। उसके बाद बहुत सारे पावर उन तीनों के अंदर चला जाता है, जिससे उनकी पावर बढ़ती ही जा रही थी। कुछ ही समय में वो विस्काउंट लेवल पे पहुंच गए थे और फिर ड्यूक और फिर मार्किस। स्काई किंग तो ड्यूक लेवल तक लेवल अप हो गया था, वो भी सकार ग्रह पे ही। उसके बाद वो टैटू आखिरी बार साइन करता है और उन सब के चारों बगल बहुत सारी लाइट आ जाती है, जिसके कारण उन सबको अपना आंखें बंद करना पड़ा था। फिर उसके बाद जब वो लाइट कम होती है और वो लोग अपनी आंखों को खोलते हैं, तब वो एक हरे भरे जंगल में रहते हैं। वो इस वक्त धरती ग्रह पहुंच चुके थे। देखो तुम सब, इस वक्त हम लोग धरती ग्रह पे हैं और हम लोग यहाँ पर अपने पूरी पावर्स को अनलिस्ट नहीं कर सकते हैं, वरना ये पूरा का पूरा धरती ग्रह खत्म हो जाएगा और हम सब ग्रेव गॉड की नजर में आ जाएंगे। इसलिए जितना हो सके अपने आप को होशियार रखना और हाँ, अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल कभी भी मत करना जब तक जरूरत ना पड़े। और इस धरती ग्रह को भी कुछ होना नहीं चाहिए, मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूँ। उसके बाद एंशिएंट डेविल उन सबको उनका काम समझा देता है और ये भी कहता है कि चिंगारी के बारे में भी पता करो। एंशिएंट डेविल ने ये काम स्काई किंग को दिया था क्योंकि वो इन सब में बहुत ज्यादा माहिर था। उसके बाद एंशिएंट डेविल एक जगह बैठता है और उन सबको जीन यूनिवर्स के बारे में सब कुछ समझा देता है, क्योंकि ग्रेव गॉड का नाम लेने के बाद वो सब कंफ्यूज हो गए थे। क्योंकि जब एंशिएंट डेविल ने कहा था कि वो सब ग्रेव गॉड के नजर में आ जाएंगे अगर वो कुछ अननॉर्मल चीज करेंगे, तो वो सब कंफ्यूज हो गए थे। मास्टर ये ग्रेव गॉड क्या है? कोई लेवल है क्या? यक्ष कंफ्यूज होते हुए पूछता है। अरे यार, लगता है इन्हें समझ जाना ही पड़ेगा जीन यूनिवर्स के बारे में। एंशिएंट डेविल मनी मन सोचता है। इतने ही में स्काई किंग, मास्टर मुझे कुछ ज्यादा पावर महसूस हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको भी खत्म कर सकता हूँ। एंशिएंट डेविल हल्की स्माइल के साथ कहता है, सोचना भी मत, चलो मैं तुम्हें कुछ समझाता हूँ। एंशिएंट डेविल उन सबको एक जगह बैठाता है और अच्छे से जीन यूनिवर्स के बारे में और सारे लेवल्स के बारे में समझाता है। मतलब मैं ड्यूक लेवल पे हूँ, तो आप किस लेवल पे हैं? स्काई किंग एंशिएंट डेविल से पूछता है। मैं डिफाइट से ऊपर लेवल पे हूँ, यानी कि गॉड लेवल, और यहाँ तक पहुँचने में मुझे मेरे मास्टर ने मदद की है। एंशिएंट डेविल के मुंह से उसके भी मास्टर का नाम सुनकर वो सब चौंक जाते हैं। आपका मास्टर? आपका मास्टर कौन है? आप तो ज्यादा शक्तिशाली हैं,
आपका मास्टर कैसे हो सकता है कोई? वो सब शौक और हैरानी से एंशियंट डेविल से पूछते हैं।